एक ऐसी नोटबुक बना लो और इसी के अंदर आपको तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना बल्कि तुम्हें टारगेट टेबल बनाना है। ये चीज है ना आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज है ना सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चों को पता होती है। दो बच्चे थे, एक था राम एक था श्याम। दोनों बच्चों के जो पीरियोडिक टेस्ट वाले जो पेपर है वो खराब हो गए, लेकिन राम क्या कहता है कि मेरे ना पीरियोडिक टेस्ट वाले जो पेपर है वो बेशक खराब हो गए हों, लेकिन मैं ना जो मेरे हाफ ईयरली वाले जो पेपर होंगे इसमें ना मैं डबल मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आऊंगा। लेकिन जो श्याम है ना वो पता क्या कहता है कि चलो कोई नहीं, मेरे पीरियोडिक टेस्ट वाले पेपर खराब हो गए, हाफ ईयरली में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेंगे, हो जाएगा यार, आराम से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लूंगा ना, कौन सी जल्दबाजी है। मेरे को एक चीज बताओ, जो तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट वाला जो पेपर था उसके अंदर हद मार के तुम्हारे 2 या 3 चैप्टर पूछे गए होंगे, लेकिन जो तुम्हारा हाफ ईयरली वाला जो पेपर होगा उसके अंदर तुम्हारा आधा सिलेबस आएगा, तुम्हारा 1/2 आधा सिलेबस आने वाला है। तो मेरे को ना बिल्कुल दिल पे हाथ रख के एक चीज बताओ, जितनी मेहनत तुमने पीरियोडिक टेस्ट के अंदर करी है, क्या सिर्फ उतनी मेहनत करने से तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर अच्छे नंबर आ जाएंगे? मेरे को ना बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताओ, नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे आधा सिलेबस आ रहा है, मतलब डबल से ट्रिपल मतलब ज्यादा सिलेबस आ रहा है। अगर यहाँ पे 2-3 चैप्टर आए ना तो यहाँ पे आपके 7 से 8 चैप्टर आने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हें 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हारा वो सेम एटीट्यूड है ना, कोई नहीं आराम से कर लेंगे, मैं आपको चीज बताऊं, जैसा हाल तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट के अंदर हुआ है सेम हाल तुम्हारा हाफ ईयरली के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन सेम हाल तुम्हारा फाइनल एग्जाम के अंदर होने वाला है। तो अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आए, तो जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो चीज मैं मेरे खुद क्लास 10th के अंदर 100 में से 100% मैंने स्कोर करे हुए हैं, क्लास 12th के अंदर मेरे 98.6% आए हुए हैं, मैं खुद सीबीएसई का टॉपर हूं, तो मैं सारी चीजें जानता हूं, कैसे तुम्हें पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जितनी चीजें बताऊंगा पूरी आंख कान दिमाग खोल के सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, तुम्हें ना 2 टारगेट होने चाहिए। पहला टारगेट क्या है कि कैसे भी करके तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और मिनिमम आपको एटलीस्ट एक बार आपको उस सिलेबस की क्या करनी है, रिवीजन करनी है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे तुम्हारा साइंस के अंदर सेल वाला चैप्टर है, तो सेल वाला चैप्टर तुम्हें पढ़ना तो है ही, लेकिन उस चैप्टर को आपको मिनिमम एक बार रिवाइज भी करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तुम्हारे क्या है, 2 टारगेट है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई तुम्हें कैसे भी करके अपना जो हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने टीचर से जाके पूछो कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। जैसे मैथ के अंदर मान लो जैसे तुम्हारा पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर आने वाले हैं ना वो डिसाइड हो गए तुम्हारे। अब तुम्हें क्या करना है, इन चैप्टर को पहला टारगेट क्या है कि कैसे भी करके आपको कंप्लीट करना है, फिर हर चैप्टर की आपको मिनिमम एक बार रिवीजन करनी है। अब मैं आपको ना जो चीज बताऊंगा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सेम चीज मैंने खुद अपने क्लास 9th के अंदर फॉलो करी थी, और क्लास 9th के अंदर भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं। समझ रहे हो? तो मैं अब जो चीज बताऊंगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैं ना टाइम टेबल बना लेता हूं। मैं क्या करूंगा, 3 से 4 मैथ पढ़ूंगा, 4 से 5 मैं ट्यूशन जाऊंगा, 6 से 7 मैं डिनर करूंगा, 7 से 8 मैं टीवी देखूंगा, 8 से 9 मैं साइंस पढ़ूंगा। ऐसे ना टाइम टेबल बनाते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, बिल्कुल है ना सच्चाई बताना, तुम में से कितने बच्चों ने ये सेम टाइम टेबल बनाया है और कितने दिन तक ये टाइम टेबल तुमने फॉलो करा है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये जो टाइम टेबल है ना, ये हद मार के 3 या 4 दिन तुम फॉलो कर पाते हो, उसके बाद ये टाइम टेबल, एक्चुअली ये जो टाइम टेबल है ये प्रैक्टिकली नहीं है, तो तुम कभी भी इसको फॉलो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का जो लाइफस्टाइल है, हर बच्चे के घर का जो माहौल है वो अलग अलग है। समझ रहे हो? तो सबके लिए सेम टाइम टेबल मतलब बनेगा ही नहीं, तो सबके लिए जो टाइम टेबल है कभी भी फॉलो हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टारगेट टेबल बनाना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मेरे को 3 से 4 मैथ पढ़ना है या 4 से 5 मेरे को साइंस पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें एक दिन साइंस का होमवर्क ज्यादा मिल गया, उस दिन तुम मैथ पढ़ ही नहीं पाओगे, या तुम्हें मैथ का ज्यादा होमवर्क मिल गया, फिर साइंस के लिए टाइम नहीं बचेगा, कभी बीच में तुम्हारा होमवर्क आ जाएगा, कभी कुछ। समझ रहे हो? तो टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें क्या करना है, टारगेट टेबल बनाना है। तुम्हें डिसाइड करना है कि मेरे को ना 5 दिन में 3 चैप्टर करने हैं या फिर 4 चैप्टर करने हैं। इस तरीके से ना डिसाइड करो, एक खुद को ना एक लंबा टारगेट दो कि मैं इतने दिन में इतने चैप्टर करूंगा। ये मत दो 3 से 4 में ये पढ़ूंगा। समझ रहे हो? तो मैं अब आपको ना वीकली प्लानर दूंगा, और जिस बच्चे ने ये वीकली प्लानर फॉलो कर लिया, क्योंकि ये सेम प्लानर मैंने खुद अपने 9th के अंदर फॉलो करा है, मैं जानता हूं कि ये जो प्लानर है ना ये हमेशा आपको रिजल्ट ला के देगा ही देगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। देखो, एक वीक के अंदर तुम्हारे कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। 5 दिन तुम्हारे हो गए मंडे से फ्राइडे, और 2 दिन हो गए तुम्हारे सैटरडे और संडे। अब देखो ध्यान से सुनना, जो आपके पहले 5 दिन है
यानी कि आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक। ध्यान से सुना जो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपको क्या करना है, साइंस का डिफिकल्ट चैप्टर लेना है, ठीक है, 1 डिफिकल्ट चैप्टर साइंस का। आपको जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, फॉर एग्जांपल तुम्हें सेल वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, या फिर तुम्हें फोर्सेस वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, तुम्हें मोशन वाला चैप्टर मुश्किल लगता है, जो भी चैप्टर मुश्किल लगता है वो तुमने चूज कर लिया, ठीक है। फिर तुमने क्या करा, एसएसटी में से आपने एक इजी चैप्टर चूज कर लिया, ठीक है, और मैथ का एक चैप्टर चूज कर लिया, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुमने ये डिसाइड करा कि मैं साइंस का एक मुश्किल चैप्टर, जो तुम अपने हिसाब से चूज कर लेना, एसएसटी का एक इजी चैप्टर और एक मैथ का चैप्टर मैं अगले 5 दिन के अंदर मतलब कंप्लीट करूंगा। अब देखो, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू हाई होता है, तो अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम अगर ये सोचते हो कि मैं 5 दिन के अंदर 4 चैप्टर भी कर सकता हूं भैया, तो तुम अपने हिसाब से 4 चैप्टर डिसाइड कर लो। वो अपना जो टारगेट है ना, वो तुम खुद डिसाइड करो, समझ रहे हो, क्योंकि हर बच्चे की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, आपको टारगेट टेबल बनाना और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 3 चैप्टर लिख लिए, आपको 4 चैप्टर करने, आप 4 चैप्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले 5 दिन में तुम क्या करोगे, 3 चैप्टर खत्म करोगे। लेकिन जो आपका सैटरडे और संडे है, जो आपके वीक के जो लास्ट के 2 दिन है, इसमें क्या करोगे, आप इन तीनों चैप्टर को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना मेरे को मेल करके बोलते हैं कि भैया हम पढ़ते तो हैं, हमें ना समझ भी आ जाता है, हमें याद भी हो जाता है, लेकिन जैसे हम पेपर में जाते हैं ना, हम सारी चीजें भूल जाते हैं। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि तुम है ना रिवीजन नहीं करते। जितना नई चीजों को याद करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना पुरानी चीजों को रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, पहले 5 दिन तुमने 3 चैप्टर खत्म कर दिए और आखिरी में सैटरडे और संडे में तुमने क्या करा, इन तीनों चैप्टर को रिवाइज कर लिया। अब देखो सेकंड वीक में तुम क्या करोगे, जैसे फर्स्ट वीक में तुमने क्या करा, साइंस का डिफिकल्ट चैप्टर चूज कर लिया। सेकंड वीक में तुम क्या करोगे, मंडे से फ्राइडे तक एसएसटी का तुमने क्या करा, डिफिकल्ट चैप्टर चूज कर लिया, और साइंस का इस बार तुमने क्या करा, साइंस का तुमने इस बार इजी चैप्टर चूज कर लिया। तो तुमने क्या करा, शफल कर दिया, समझ रहे हो। पहले हफ्ते तुमने साइंस का मुश्किल चूज कर लिया, एसएसटी का इजी चूज कर लिया। दूसरे हफ्ते तुमने एसएसटी का मुश्किल चूज कर लिया, साइंस का इजी चूज कर लिया। इससे क्या होगा कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। अगर तुम दोनों सब्जेक्ट का मुश्किल चैप्टर चूज कर लोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा और फिर तुम ना डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होगा ना, तो सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन होता है, तुम्हें यह लगने लग जाएगा कि शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपको खुद पे ओवर टारगेट करना ही नहीं है, टारगेट उतना ही रखो जितना तुम अचीव कर सको। और मैं तो आपको ये बोलूंगा, जितना अचीव कर सको ना, उससे भी एक चैप्टर कम ही रखना। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में ना हम ओवर मोटिवेट हो जाएंगे कि यार मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो पूरी जान लगा दूंगा, और इस चक्कर में ना तुम थाली में उतना रख लोगे जितना तुमसे खाया नहीं जाएगा। मतलब कैपेसिटी से ज्यादा टारगेट नहीं लगाने, एक चैप्टर कम कर लो लेकिन ढंग से कर लो। समझ लो मेरी बात, इतना समझ में आ गया। और ये सेम चीज आपको क्या करनी है, पहले 3 हफ्तों तक रिपीट करनी है, ठीक है। अब जो आपका 4th वीक आएगा ना, इसके अंदर तुम क्या करोगे, इसके अंदर तुम कंप्लीट रिवीजन ही करोगे। जो आपने पहले 3 हफ्तों में पढ़ा है ना, यानी कि आपने 9 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं, ये 9 के 9 चैप्टर आप क्या करोगे, 4th वीक के अंदर आपको रिवाइज करने हैं। अब जो अगला स्टेप है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये स्टेप प्लीज मिस मत करना। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आर.डी. शर्मा भी ले लेंगे, आर.एस. अग्रवाल भी ले लेंगे, दुनिया भर का किताबें ले लेंगे, दुनिया भर का स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, पढ़ा उनसे कुछ जाएगा नहीं। मैं तो यहां तक कुछ बच्चों को ऐसे भी जानता हूं जो एनसीईआरटी तो उन्होंने टच ही नहीं करी, पहले आर.डी. शर्मा सोल्व करने लग गए। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको एनसीईआरटी तो सोल्व करनी है, ये आपका पहला स्टेप है। लेकिन जब आपकी एनसीईआरटी सोल्व हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद है ना आपको 2 चीजें करनी है। एक है आपके नए टाइप के क्वेश्चन और दूसरे हैं आपके रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है वो तो आपको करने हैं। तो प्लीज आपको एक ऐसी बुक लेना जिसके अंदर है ना आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन हो, ये आपको मिल जाए। साथ में ना एक ऐसी बुक लेना, देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको ना एक ऐसी बुक रेकमेंड कर देंगे जिसके अंदर है ना आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। बच्चों को ना एक तो ये चीज पता ही नहीं है कि तुम्हारे पेपर के अंदर 50% जो क्वेश्चन है वो तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मान लिया, लेकिन जो आपके बाकी के 50% है ना, वो आपके बाकी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो है, जैसे कि तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो गए, ये बहुत सारी किताबों के अंदर दे नहीं रखे। फिर तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ये जो आपके 5 नए टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से अलग है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक ऐसी बुक लेना जिसके अंदर एनसीईआरटी के डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाए, साथ में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मिले साथ में ना ये जितने भी आपके जो मैंने 5 नए टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, साथ में आपके जो रियल लाइफ वाले क्वेश्चन है ये मिल जाए। अब दिक्कत क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, आर डी शर्मा परचेज कर लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर डी शर्मा बुरी बुक है, बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन आर डी शर्मा के अंदर ना तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है वो भी नहीं मिलेंगे, जो आपके रियल लाइफ वाले क्वेश्चन है वो भी नहीं मिलेंगे, साथ में ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है इनमें से एक भी नए टाइप का क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा के अंदर है ही नहीं। मतलब तुम इस बुक को सोल्व तो कर रहे हो, लेकिन इस बुक में से फाइनल पेपर के अंदर मैं बता रहा हूं बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप कोई एक ऐसी बुक लेना जिसके अंदर ये सारे के सारे नए टाइप के क्वेश्चन हो। जब आप एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हो ना, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करनी है। अब एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास आपकी एनसीईआरटी बुक भी है, आप देख सकते हो। मेरे पास ये साइंस की एक्सप्लोरेशन है, मेरे पास गणिता मंजरी है, मेरे पास वहां पे रखी हुई है, गंगा रखी हुई है, यहाँ पे कावेरी है, मेरे पास एसएसटी की बुक है वहीं पे रखी हुई है। ये आपकी जितनी भी नई एनसीईआरटी बुक है सारी की सारी मेरे पास है। और मैं आपको ना बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूं, आपकी मर्जी है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया आप हमें ना कोई एक ही बुक रेकमेंड कर दो जिसको हम परचेज कर लें। पहली चीज, आपको ना दुनिया भर की किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी गणिता मंजरी है, ये पतली सी किताब है, एक तो ये, इसके साथ कोई भी है ना एक ढंग का क्वेश्चन बैंक ले लेना। अगर मेरी मानोगे तो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन बैंक है दैट इज ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जिस पब्लिकेशन का लेना है जहां से लेना ले लो। मैं सीधा बोल रहा हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। मेरे पास ओसवाल का मैथ वाला क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास साइंस वाला क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास हिंदी की ये जो R1 है, R2 ये भी है, मेरे पास इंग्लिश वाला क्वेश्चन बैंक भी है, और मेरे पास ओसवाल का एसएसटी वाला क्वेश्चन बैंक भी है। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन मैं आपको ना बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, आप है ना ये जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन बैंक है, ये जो हिंदी का R1 है, ये R2 है, ये बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती मैं आपको सीधा बोलता ये वाली भी ले लो, मेरे तो पैसे बनते। मैं आपको दिल पे, मतलब बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं कोई भी स्पॉन्सरशिप कभी करता ही नहीं। मेरे पास है ना यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के लिए आप मानोगे नहीं, कम से कम भी ना 7 से 8 पब्लिकेशन के, अलग अलग पब्लिकेशन के रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, आपके ये मतलब ऐसे ऐसे पब्लिकेशन के नाम बता दूंगा ना, तुम्हारे पैर कांप जाएंगे कि इतने बड़े बड़े पब्लिकेशन के स्पॉन्सरशिप आते हैं मेरे पास। मैंने सभी को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से एनालाइज करा, उसके बाद मैं रेकमेंड कर रहा हूं। उन सब के अंदर पता है दिक्कत क्या है, मैं तो प्रमोट कर दूंगा, तुम खरीद भी लोगे, पर दिक्कत पता है क्या है, तुम खरीदने के बाद है ना बोलोगे कि गौरव भैया ने ना गलत बुक बता दी हमें, इस बुक में तो कुछ है ही नहीं। उस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। लेकिन मार्केट में अकेली ये जो ओसवाल वाला क्वेश्चन बैंक है, ये मेरे को एक देखो R1 ये हिंदी वाला, ये इंग्लिश वाला लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आपको बस 2 बुक लेनी है, एक तो गणिता मंजरी एक्सप्लोरेशन, ये आपके पास ऑलरेडी होगी, इसके अलावा एक बुक ले लो दैट इज ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। दोनों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे से एनालाइज करा है, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। इन बुक्स के अंदर ये जितने भी आपके मैंने क्वेश्चन बताए हैं, चाहे आपके रियल लाइफ वाले क्वेश्चन हो, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाले हैं। अगर तुम इस बुक को पढ़ लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद तुम्हें और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस बुक को तुम जहां से लेना चाहो वहां से ले लेना, चाहे अपनी ऑफलाइन दुकान से ले लो, चाहे अमेजन से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप ये 2 बुक परचेज करोगे तो आपके टोटल 300 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो, जिस पब्लिकेशन का लेना चाहो, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी मर्जी, ले लेना। फिर मेरे को मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था, हम पेपर में फेल हो गए, हमारे पेपर में वो क्वेश्चन आ गए जो हमने पढ़े ही नहीं थे। ये पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस बन गया, पेपर आपका सिलेबस के अंदर से ही बनेगा। दिक्कत क्या है कि जो क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे ना, वो तुमने पढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने गलत किताब परचेज कर ली। मैंने आपको बता दिया, ये सेम किताब मैंने खुद अपने 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के अंदर यूज करी है। ये सेम किताबों से मैं पढ़ के मेरे खुद 10th में 100 में से 100% आए हुए हैं। तो वो सेम चीज मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। और इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी देखो फिर से बोलूंगा, जहां से लेना है आपकी मर्जी है, लेकिन अगर मेरे लिंक से लोगे तो आपके 300 रुपए आपके बच जाएंगे। मतलब एक किताब आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, मतलब 300 रुपए आपके बच भी तो रहे हैं, है ना, तो जाके ले लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये किताब, ये जो नोटबुक है ना, ये मेरी 12th की नोटबुक है। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने कैम लिखा है, केमिस्ट्री की शॉर्ट फॉर्म। इस नोटबुक के अंदर जितने भी मेरे
क्वेश्चंस होते थे वो सारे के सारे मैं एक ही नोटबुक के अंदर सोल्व करता था। अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस बुक को परचेज करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये चीज है ना सिर्फ मैं एज ए टॉपर आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ जो टॉपर बच्चा होता है ना वो बता सकता है। ध्यान से सुनना, जब आप इस बुक को सोल्व करोगे, इस बुक के जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है, जैसे देखो इस बुक के अंदर टोटल आपके 300 पेजेस हैं, तो इस बुक के अंदर बड़े आराम से आपके 2500 से लेके 3000 क्वेश्चन तो होंगे, है ना। हाँ भैया बिल्कुल होंगे, इतनी मोटी किताब है तो इतने क्वेश्चन तो इसके अंदर बड़े आराम से हैं, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना। जब तुम्हारे पेपर बिल्कुल सर पे आ जाएंगे, मतलब फरवरी का महीना होगा या जनवरी का महीना होगा, उस टाइम क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि इस बुक के सारे क्वेश्चन तुम दोबारा से सोल्व करो? बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम्हें करना क्या है, जब आप इस बुक के क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो इसमें से देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे एक बारी में सोल्व हो जाएंगे, जो बिल्कुल तुम्हें आसान लगेंगे, जो तुमसे एक बारी में सोल्व हो जाएंगे। उन क्वेश्चन पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल ऐसे टिक का निशान लगा देना है, ठीक है। फिर वहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुमसे बिल्कुल सोल्व नहीं होंगे, जो तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे, उन पे क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। एंड वहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुमसे सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा या थोड़े से ना तुम्हें मुश्किल लगेंगे, मतलब सोल्व तो हो जाएंगे जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, जो तुम्हें मतलब बीच वाले लगेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल सर्कल लगाना है। अब ये चीज करने से होगा क्या, जब तुम्हारे पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएंगे ना, तो तुम्हें पता होगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे को सोल्व नहीं करने। क्यों? क्योंकि जिन क्वेश्चन पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है वो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 2500-3000 क्वेश्चन में से आपके 1000 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जिन पे आप टिक लगाओगे, इतने तो होंगे मिनिमम। तो आपको पता होगा क्वेश्चन आपके फिल्टर हो जाएंगे। आपको पता होगा कि मैं सिर्फ वो क्वेश्चन पहले करूंगा जिन पे क्रॉस लगा हुआ है या जिन पे सर्कल लगा हुआ है। पहले कौन से करोगे, जिन पे क्रॉस लगा हुआ है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आप कौन से करोगे, जिन पे सर्कल लगा हुआ है। जिन पे टिक लगा हुआ है वो आप नहीं करोगे। समझ रहे हो, ये चीज मैंने खुद अपने क्लास 9th 10th और 12th के अंदर फॉलो करी थी। मैं खुद टॉपर रह चुका हूं, तो मेरे को पता है कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें फॉलो करके तुम मतलब कम मेहनत के अंदर ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। समझ रहे हो, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। अब मैं आपको जो गोल्डन टिप देने वाला हूं, जिस बच्चे ने गोल्डन टिप फॉलो कर लिया उस बच्चे के ये मान के चलो बड़े आसानी से, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये टिप फॉलो करने से तुम्हारे हाफ ईयरली का पेपर हो चाहे तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो, बड़े आराम से तुम्हारे 50 से 60%, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बड़े आराम से 50 से 60% तुम्हारे ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे। तुम्हें सिंपल करना क्या, ध्यान से सुनना, ये चीज है ना तुम्हें लिटरली कोई नहीं बताएगा। तुम्हें सिंपल करना क्या है, जो भी तुम्हारा मैथ का टीचर है, सर है, मैम है, जो भी है, उसके पास जाना, उनको बोलना कि मैम मेरे ना जो गणिता मंजरी बुक है इसके अंदर है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निशान लगा दो। बस हो सकता है वो मैम या सर तुम्हारे बुक के अंदर निशान लगा दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान लगा दे। एंड वहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के निशान ना लगाए। तो क्या करना, अगर वो निशान ना लगाए तो उनको बोलना कि मैम या सर आप है ना मेरी ये जो साइंस वाली बुक है ना इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेरे को बता दो। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे जो टीचर है वो तुम्हें ना तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। जब तक गौरव भैया तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों चीजें मैं आपको कंप्लीटली फ्री में आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। लेकिन तब बताऊंगा जब ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना यस भैया हमें ना मैथ और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों जानने हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कमेंट कर देना, ठीक है। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीटली फ्री में। अब तीसरी चीज जो कि गोल्डन टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जितने भी तुम्हारे क्लास टेस्ट होते हैं उनको संभाल के रखना है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम हो चाहे तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो, जो टीचर तुम्हें स्कूल में पढ़ाता है वही तुम्हारा पेपर बनाएगा, वही तुम्हारा पेपर चेक करेगा और वही टीचर तुम्हें मार्क्स देगा। और ये सेम चीज वही सेम टीचर करेगा जो तुम्हारा क्लास टेस्ट डिजाइन करेगा। तो जो क्वेश्चन आपके क्लास टेस्ट के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 99% क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। तो क्या करना है, जितने भी आपके क्लास टेस्ट है ना इनको संभाल के रखना है और नोटिस करना कि इन क्लास टेस्ट में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो, दोनों के अंदर आएंगे।
समझ गए? ये चीज प्लीज किसी और को मत बताना। ये मैंने अपने पिटारे में से एक गोल्डन टिप आपको बता दी है। बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन टॉपिक में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। आपको क्या करना है कमेंट कर देना। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीटली फ्री में, ठीक है? तो प्लीज यार वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना ताकि इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।